सपनों की नगरी कही जाने वाली माया नगरी मुंबई में ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो आपको भीतर तक हिला देगी। पश्चिम भयंदर में रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक घटना सामने आई, जिसे जानने के बाद आप भी निर्णय नहीं कर पाएंगे कि किसे सही कहें और किसे गलत कहें। लालच और नशाखोरी में अपराध इस कदर बढ़ गया है कि रिश्तों के कोई मायने ही नहीं रह गए हैं। आए दिन माँ बेटे, बेटे माँ, पति पत्नी, पत्नी पति, भाई बहन और भाई भाई द्वारा एक दूसरे को मारने और मरवाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक घटना में एक माँ ने अपने ही बेटे की सुपारी देकर उसकी हत्या करा दिया। इस हत्या की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुबह के यही कोई 9:30 बजे का समय था। मुंबई महानगर से सटे जनपद पालघर के उपनगर वसई जानकी पाड़ा की पहाड़ियों के बीच की खाई के पास काफी लोगों की भीड़ जमा थी। लोगों के जमा होने की वजह यह थी कि उस गहरी खाई में एक युवक की लाश पड़ी थी। मामला हत्या का लग रहा था, इसलिए किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना पालघर पुलिस कंट्रोल रूम को दे दिया। यह क्षेत्र थाना वालिव के अंतर्गत आता था, इसलिए कंट्रोल रूम ने युवक की लाश की सूचना थाना वालिव के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी दे दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संजय हजारे, इंस्पेक्टर डीवी वांदेकर और एसआई विनायक माने को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल थाने से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। पुलिस 10 मिनट में मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने खाई में उतरकर युवक की लाश पर सरसरी नजर डाली। उसकी उम्र करीब 22 साल थी। वह जमीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। शरीर पर किसी धारदार हथियार के कई घाव थे और उसका गला भी कटा हुआ था। थाना प्रभारी संजय हजारे टीम के साथ लाश का निरीक्षण कर ही रहे थे कि पालघर डिवीजन के एसपी मंजूनाथ सिंगे, एसडीपीओ दत्ता तोटेवाड़ फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतक के शव का निरीक्षण किया और थाना प्रभारी को दिशा निर्देश देकर लौट गए। थाना प्रभारी संजय हजारे ने शव को खाई से बाहर निकलवाया और वहां मौजूद भीड़ से उसकी शिनाख्त करने को कहा। लेकिन भीड़ में ऐसा कोई नहीं था जो मृतक को पहचान पाता। इससे यह बात साफ हो गई कि मृतक उस जगह या उस इलाके का रहने वाला नहीं था। प्राथमिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए पालघर जिला अस्पताल भेज दिया। यह 21 अगस्त 2017 की बात है। थाने लौटने के बाद थाना प्रभारी संजय हजारे ने इस केस के बारे में अपने सहायकों के साथ विचार विमर्श किया और जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर डीवी वांदेकर को सौंप दिया। डीवी वांदेकर ने मामले की तह तक जाने के लिए एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें उन्होंने एसआई विनायक माने और कुछ सिपाहियों को शामिल किया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या लाश की शिनाख्त की थी, क्योंकि शिनाख्त के बाद ही आगे की कड़ियां जुड़ सकती थीं। मृतक के शरीर पर रामचरण, रजनी और साईं बाबा के टैटू बने हुए थे। पुलिस ने आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में मृतक की तस्वीर भेजी, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। शिनाख्त के लिए पुलिस ने वायरलेस से जिले के सभी पुलिस थानों को मृतक का हुलिया भेजकर यह पता लगाने की कोशिश किया कि किसी पुलिस थाने में उस हुलिये के युवक की गुमशुदगी तो दर्ज नहीं है। पुलिस टीम को पूरी आशा थी कि किसी न किसी पुलिस थाने में मृतक के लापता होने की शिकायत जरूर दर्ज होगी, लेकिन पुलिस टीम की यह उम्मीद विफल हो गई। किसी भी थाने में मृतक के हुलिये से मिलते जुलते किसी युवक की गुमशुदगी की सूचना दर्ज नहीं थी। इसके बावजूद पुलिस टीम निराश नहीं हुई। टीम ने लाश के फोटो वाले पैम्फलेट छपवाकर जिले के सभी रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दिए। इसके अलावा पुलिस ने सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का सहारा लेकर मृतक की शिनाख्त की अपील किया, लेकिन इससे भी कोई कामयाबी नहीं मिली। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, वैसे वैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे।
15 दिसंबर को पुलिस को अचानक एक गुप्त सूचना मिली। इस सूचना पर काम किया गया तो सफलता मिलने लगी। पुलिस को जानकारी मिली कि जिस युवक की हत्या हुई थी उसका नाम रामचरण द्विवेदी है। सूचना में यह भी बताया गया कि रामचरण द्विवेदी उसी दिन से गायब है जिस दिन खाई में अज्ञात लाश मिली थी। पुलिस को यह भी पता चला कि रामचरण द्विवेदी उपनगर भायंदर के गणेश देवल नगर में रहने वाले रामदास द्विवेदी का बेटा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने रामदास और उसके परिवार वालों को थाने बुला लिया। जब उन्हें लाश के फोटो और कपड़े दिखाए गए तो वे उन्हें देखते ही दहाड़ मारकर रोने लगे। रामदास ने पुष्टि की कि वह लाश उसके बेटे रामचरण की है। पुलिस ने रामदास द्विवेदी से उसके बेटे के बारे में पूछताछ की तो उसने बस इतना ही बताया कि रामचरण का चाल चलन ठीक नहीं था, वह आवारा किस्म का युवक था। रामदास ने यह भी बताया कि रामचरण ड्रग्स के साथ साथ शराब और शबाब का भी आदी था। औरत उसकी खास कमजोरी थी जिसकी वजह से इलाके के कई लोगों से उसकी दुश्मनी हो गई थी। उसके बाद रामचरण की मां रजनी भी भाईंदर पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्होंने तस्वीर देखकर पुष्टि की कि वह उनका बेटा रामचरण द्विवेदी उम्र 22 वर्ष है। उन्होंने बताया कि रामचरण 19 अगस्त को काम के लिए बाहर जाने की बात कहकर निकला था। हालांकि वह अक्सर कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चला जाता था, इसलिए उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस ने रामचरण द्विवेदी और उनके परिवार को घर भेज दिया। शव की शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस टीम का सिरदर्द आधा हो गया था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि हत्या की गुत्थी जल्दी ही सुलझ जाएगी। पुलिस टीम ने मुखबिरों के जरिए मृतक रामचरण का इतिहास खंगाला तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रामचरण के चाल चलन और गतिविधियों से जुड़े कुछ विवादों की जानकारी मिली जो उसकी हत्या के पीछे संभावित कारण हो सकते थे। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस गणेश देवल नगर पहुंची। वहां के लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चलीं जिससे संदेह की सुई रामचरण द्विवेदी के परिवार वालों की ओर घूमने लगी। पड़ोसियों ने बताया कि रामचरण का अपने घर वालों के साथ अक्सर विवाद होता रहता था। यह विवाद उसकी आदतों और जीवन शैली को लेकर था। इन जानकारियों ने पुलिस को यह संकेत दिया कि हत्या की कड़ी उसके घर से ही जुड़ी हो सकती है। पुलिस ने रामचरण द्विवेदी के घर वालों को फिर से थाने में बुलाकर पूछताछ किया। पुलिस के सवालों के बीच वे उलझकर रह गए। उनके पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं था कि उन्होंने रामचरण के गायब होने की शिकायत स्थानीय पुलिस थाने में क्यों नहीं दर्ज कराई। पुलिस को समझ आ गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। लिहाजा जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो रामदास ने आखिरकार सच उगल दिया। उसने बताया कि उसके सामने ऐसे हालात बन गए थे कि उसे अपने ही बेटे की हत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रामदास ने हत्या के पीछे की वजहों को पूरी तरह से कबूल किया, लेकिन चूंकि इस बयान की पुष्टि और विस्तृत जांच जरूरी थी, पुलिस ने उसे वसई कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। वहां से उसे 1 सप्ताह की रिमांड पर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस घटनाक्रम ने मामले को नया मोड़ दे दिया और पुलिस ने जांच को हत्या के पीछे की साजिश और अन्य शामिल लोगों की पहचान की दिशा में आगे बढ़ा दिया। रिमांड के दौरान रामदास द्विवेदी और उनकी पत्नी रजनी द्विवेदी ने अपने ही बेटे की हत्या की जो कहानी बताई वह पारिवारिक रिश्तों को तार तार कर देने वाली थी। रामदास द्विवेदी मुंबई के उपनगर भायंदर वेस्ट में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी रजनी द्विवेदी के अलावा उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सीताराम द्विवेदी और छोटे का नाम रामचरण द्विवेदी था। बड़े बेटे सीताराम की शादी हो चुकी थी और वह अपने जीवन में व्यवस्थित था। छोटा बेटा रामचरण भी शादी के लायक हो गया था, लेकिन उसके आचरण और आदतें ठीक न होने के कारण उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। रामचरण का बुरा आचरण परिवार के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुका था। वह न केवल शराब और ड्रग्स का आदी था, बल्कि महिलाओं के प्रति उसका व्यवहार भी असंयमित और असामाजिक था। उसकी इन आदतों के कारण समाज में परिवार की बदनामी हो रही थी। यह स्थिति रामदास और रजनी के लिए असहनीय बन गई थी।
इस सब के बीच परिवार में बढ़ते तनाव और समाज में गिरती साख ने रामदास और रजनी को एक ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया जिसे सोचकर भी कोई माता पिता घबराने लगे। रामदास द्विवेदी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के मछली शहर का रहने वाला था। उसके पिता रामचंद्र द्विवेदी कथावाचक ब्राह्मण थे। गांव, समाज और बिरादरी में उनकी काफी इज्जत थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पूजा पाठ से होने वाली कमाई इतनी नहीं थी कि घर का खर्च सुचारू रूप से चल सके। घर की इन परेशानियों के चलते रामदास द्विवेदी ने रोजी रोटी की तलाश में मुंबई का रुख किया। मुंबई के भायंदर इलाके में उसके गांव के कई लोग पहले से ही बसे हुए थे। उनके सहयोग से रामदास को कोई बड़ी या अच्छी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन उसी इलाके की एक इमारत में चौकीदारी की नौकरी जरूर मिल गई। चौकीदारी की नौकरी से अधिक आमदनी नहीं थी, लेकिन रामदास द्विवेदी मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसने अपनी सीमित आय में ही परिवार को पालने और उन्हें बेहतर जीवन देने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को स्थिर करने की कोशिश किया। मुंबई जैसे महानगर में संघर्ष करते हुए भी रामदास द्विवेदी ने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत किया। लेकिन परिवार के प्रति उसकी ये मेहनत और लगन उसके छोटे बेटे रामचरण की गलत आदतों और बर्ताव के चलते धीरे धीरे एक त्रासदी में बदल गई। रामदास द्विवेदी ने चौकीदारी के साथ साथ लोगों की कारों की धुलाई और साफ सफाई का काम भी शुरू कर दिया। इससे उसकी आय थोड़ी बढ़ गई और वह परिवार का खर्च चलाने लायक कमा लेता था। धीरे धीरे उसने मेहनत और बचत से पैसे जमा करके मुंबई के भायंदर इलाके में अपना एक झोपड़ा खरीद लिया। अपनी जरूरतों को सीमित रखते हुए वह जो पैसा बचा पाता था उसे गांव में अपने माता पिता को भेज देता था। इस आर्थिक मदद से गांव में उसके परिवार की स्थिति में सुधार होने लगा। इसी दौरान बनारस की रहने वाली लक्ष्मी द्विवेदी के साथ उसकी शादी हो गई। शादी के बाद रामदास ने कुछ समय तक अपनी पत्नी को अपने माता पिता की सेवा में गांव में ही छोड़ा। बाद में वह रजनी को अपने साथ मुंबई ले आया। समय बीतने के साथ रजनी सीताराम और रामचरण नाम के दो बच्चों की मां बन गई। रामचरण छोटे बेटे होने के कारण परिवार के सभी सदस्यों का चहेता था। उस पर माता पिता और बड़े भाई का खासा लाड़ प्यार बरसता था। परिवार को उस समय इस बात का अंदाजा नहीं था कि यही जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार एक दिन उनके पूरे परिवार के लिए ऐसी मुसीबत बन जाएगा जिससे समाज में उनका सिर उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। रामचरण द्विवेदी का बचपन का यह विशेष प्यार धीरे धीरे उसकी आदतों और बर्ताव को खराब करने की वजह बन गया, जो अंततः परिवार के लिए त्रासदी लेकर आया। परिवार के अत्यधिक लाड़ प्यार ने रामचरण द्विवेदी को इस कदर बिगाड़ दिया कि बाद में उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया। स्कूल में उसका मन पढ़ाई लिखाई में कम, मटरगश्ती और शरारतों में ज्यादा लगता था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद रामदास ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वह अपने बड़े बेटे सीताराम को अच्छी शिक्षा दिलवा सके। हालांकि उसकी वित्तीय स्थिति की वजह से वह अपने बड़े बेटे को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं सका, लेकिन रामचरण से उसे काफी उम्मीदें थीं। वह चाहता था कि उसका छोटा बेटा बेहतर शिक्षा हासिल करे और परिवार की स्थिति में सुधार लाए। मगर घर वालों का यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका। कहने के लिए तो रामचरण स्कूल जाता था, लेकिन वहां भी उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं था। वह स्कूल में कम और आवारा बच्चों के साथ ज्यादा घूमता था, जो अक्सर अपने घरों से चोरी करके लाए पैसों का गलत इस्तेमाल करते थे। रामचरण द्विवेदी ने छोटी सी उम्र में ही ड्रग्स, चरस, शराब और शबाब जैसे नशे और बुरी आदतों में रुचि लेना शुरू कर दिया था। यह उसकी गिरती आदतों और गलत संगत की शुरुआत थी, जो धीरे धीरे उसे एक ऐसी दिशा में ले जा रही थी जहां परिवार के लिए वह सिर्फ एक बोझ बनता जा रहा था। रामचरण की नशे की आदत और खराब आचरण ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो गई थी। शुरू में रामदास द्विवेदी और परिवार को इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामचरण नशे में पूरी तरह से डूब चुका था और उसकी आदतें परिवार और समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बन चुकी थीं। वह जिस बस्ती और इलाके में रहता था, वहां के लोग भी उसकी बढ़ती हिंसा और अनैतिकता से परेशान थे।
मारपीट, राहजनी और अय्याशी के शौक में पूरी तरह जकड़ा हुआ रामचरण उन लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका था। मोहल्ले की लड़कियां और महिलाएं भी उसके सामने आने से डरती थीं, क्योंकि वह अपनी धौंस और डर का इस्तेमाल करता था। रामचरण ने न केवल अपनी बस्ती और इलाके की कई महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया, बल्कि वह अपने जाल में उन्हें फंसाने के लिए बलात्कारी तरीके अपनाता था। उसका चाल चलन और भी बदतर हो गया था। एक गांव की महिला के साथ वह पति की तरह रह रहा था, और इसके अलावा उसने कुछ दिन पहले अपनी एक रिश्तेदार से भी रेप किया था। इस पूरे मामले में रजनी ने पीड़िता से माफी मांगकर उसे पुलिस में शिकायत न करने के लिए मनाया। हालांकि रामचरण की बढ़ती बुराइयों को जब भी रजनी ने टोकने की कोशिश की, तो वह उसे भी मारपीट करके धमकाता था। यह स्थिति परिवार के लिए और भी कठिन हो गई थी, क्योंकि उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि उनके बेटे ने न केवल अपने जीवन को बर्बाद किया था, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी उसकी हरकतें बेहद खतरनाक बन चुकी थीं। इज्जत और समाज में बदनामी होने के डर से कोई उसके खिलाफ पुलिस में नहीं जाता था। इससे उसका हौसला इतना बढ़ गया था कि ड्रग्स के नशे में उसने अपने घर को भी नहीं छोड़ा। पहले उसने अपनी भाभी के साथ रेप किया, और इसके बाद अपनी मां की इज्जत भी तार तार कर डाली थी। उसने दर्जनों महिलाओं का रेप किया था। यही नहीं, उसने अपनी मां और सौतेली मां के साथ भी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। रजनी ने बताया कि 2 साल पहले रामचरण अपनी सौतेली मां को उसके घर से शहर ले आया और उसके साथ ही गलत हरकत किया था। रामचरण इंसान से जानवर बन गया था। मां ने जिस बेटे को जन्म दिया, वही बेटा एक दिन उसके साथ ही रेप कर बैठेगा। यह बात रजनी ने सपने में भी नहीं सोची थी। एक जानवर में और रामचरण में अब कोई फर्क नहीं रह गया था। कहावत है कि जब कोई आदमी जानवर बन जाए और फिर आदमखोर हो जाए, तो उसे मार देना ही एक रास्ता होता है। यही सोचकर रजनी द्विवेदी ने रामचरण द्विवेदी के लिए एक खतरनाक फैसला ले लिया। बेटे के कृत्य की वजह से वह बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। एक तरह से वह घुट घुट कर जी रही थी। अपने खतरनाक फैसले में अपने पति रामदास द्विवेदी, बेटे सीताराम द्विवेदी और बहू को भी शामिल कर लिया। यह काम उनमें से किसी के भी बस का नहीं था, लिहाजा वह किराए के हत्यारे को तलाशने लगे। इस तलाश में रजनी और उसके पति को अपने ही इलाके में रहने वाले अपराधी प्रवृत्ति के केशव मिस्त्री की याद आई। केशव मिस्त्री वसई के जानकी पाड़ा में रहता था और राजगीर का काम करता था। कभी कभार वह रजनी और उनके परिवार से मिलने जुलने आया करता था। इस मामले में रजनी द्विवेदी और उसके पति, बेटे और बहू ने केशव मिस्त्री से मिलकर जब सारी बातें बताकर अपनी योजना बताई, तो वह रामचरण को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने इस काम के लिए 1 लाख रुपए की मांग किया। रजनी इतना पैसा देने की स्थिति में नहीं थी। उसने अपनी मजबूरी बताई तो मामला 50,000 रुपए में तय हो गया। रजनी के पास 50,000 रुपए भी नहीं थे, उसके पास शादी का मंगलसूत्र था। बेटे को मरवाने के लिए उसने अपना मंगलसूत्र तक बेचकर केशव मिस्त्री को पैसे दे दिए। पैसे मिलने के बाद केशव मिस्त्री ने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने दोस्त राकेश यादव को तैयार कर लिया। योजना के अनुसार 20 अगस्त 2017 को केशव मिस्त्री और राकेश यादव रजनी के घर आए और रामचरण द्विवेदी को शराब और शबाब की पार्टी के बहाने अपने साथ लाए टेम्पो में बैठाकर जानकी पाड़ा की खाई के पास ले गए और उसे टेम्पो से उतारकर उसके गले और शरीर पर गंडासे से वार करके अधमरा कर दिया। फिर उन्होंने उसकी गर्दन काटकर उसे खाई में फेंक दिया। पुलिस ने गिरफ्तार रामदास द्विवेदी, उसकी पत्नी रजनी द्विवेदी, बेटे सीताराम द्विवेदी और बहू के बयान दर्ज किए। तत्पश्चात उसे न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। जब पुलिस टीम केशव मिस्त्री और राकेश यादव के घर पहुंची तो पता चला कि वे दोनों घटना को अंजाम देने के बाद अपने गांव उत्तर प्रदेश चले गए। यह जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी संजय हजारे ने एसआई विनायक माने को एक पुलिस टीम के साथ उत्तर प्रदेश के लिए रवाना कर दिया, जहां उन्होंने केशव मिस्त्री और राकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया और मुंबई ले आए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों से भी विस्तार से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। बेटा कितना भी राक्षस बन जाए, मां के साथ दुराचार नहीं कर सकता।
लेकिन रामचरण द्विवेदी ऐसा दुराचारी बन गया था कि उसने उस माँ का भी शिकार कर लिया जिसने उसे जन्म दिया था। माँ इस अनर्थ को सह नहीं पाई और उसने अपने एक आवारा बेटे से छुटकारा पाने के लिए दूसरे बेटे और उसके दोस्तों को 50,000 रुपए की सुपारी दे दी और उन लोगों ने उसकी हत्या कर दिया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।